हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। दिस इज योर मेंटोर शशांक, वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन द ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। और अभी जो हालांकि हम लोग जो सीरीज चल रही है पजल सिटिंग की चल रही है, इसमें डे नंबर 5 है, जिसमें हम लोग 4 पजल आज फिर से करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमारी 20 पजल हो जाएगी। ये पजल मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आप एसबीआई पीओ का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, या आईबीपीएस पीओ का, या फिर आईबीपीएस क्लर्क। किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए ये पजल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और आई शुड से कि आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लगा देंगी ये 4 पजल डेली की, याद रहिएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आपसे कोशिश करेंगे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने सेशंस को अपलोड कर सकें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी इफ एंड बट ना बने, राइट। सेशन को एक बार आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, so that you won't miss such amazing content that I'm gonna provide you on this channel। ठीक है जी। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड द नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ एंड ऑल अदर थिंग्स। चलिए, तो और उसी के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, अगर आप लोग स्पेसिफिकली अगर एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, अगर आप लोग आईबीपीएस क्लर्क को ही टारगेट कर रहे हो, इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क 2025 को, और मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे साथ टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पे मेरी क्लास डेली शाम को होती है 6 बजे पे, डेली शाम 6 बजे होती है। और हम लोग ऑलरेडी 4 क्लास कर चुके हैं, तो आज 5वीं क्लास होगी। कितने बजे पे? 6 पीएम पे अपनी आज 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन अटेंड माय लाइव क्लासेस ऑन द टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल एज वेल। यहाँ तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, जहां पे हम लोग पजल सिटिंग की डेली प्रैक्टिस करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम करेंगे ईयर प्लस एज बेस्ड पजल, जो कि क्लरिकल लेवल की रहेगी। कैटेगरी पजल करेंगे, जो कि क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल रहेगा। और लीनियर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल, जो कि पीओ लेवल रहेगा। इसमें आपका सारा लेवल कवर हो जाएगा, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, या एसबीआई पीओ हो, या आईबीपीएस क्लर्क हो। ठीक है, उसी को देखते हुए ये सेशन बनाया गया है, कंटेंट भी उसी तरीके से क्यूरेट किया गया है हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए। चलिए जी, देखते हैं आज के सेशन की पहली पजल क्या है। पहली पजल है आपके सामने एज वेज। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें कम से कम 2 मिनट का टाइम तो अपना इन्वेस्ट करें, और बना के देखें कि इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, आपको बोला गया है 6 पर्सन SRE MK एंड A were born in different year 1984, 87, 91, 93, 95 and 2001, और उन सभी की एज 2022 से कैलकुलेट करनी है। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये बात तो समझ में आ गई कि आपको पहले ये ईयर्स बनाने पड़ेंगे, जो कि 1984 का सबसे पहला बनेगा, फिर 87 का दूसरा बनेगा, 87 के बाद 91, 93, 91, देन 93, देन 95 एंड 2001, 95 एंड 2001। ठीक है, ये ईयर्स अपने इस तरीके से बन गए। अब 2022 के रेस्पेक्ट में अगर इनकी एज कैलकुलेट मैंने करनी है, तो पहले तो मैं इनकी एज का भी एक यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, एज लिख लेता हूँ। अगर 2001 में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो 2022 तक कितने साल का हो जाएगा? 21 साल का हो जाएगा, ये तो कंफर्म है ना। चलो, इसको ना दूसरे कलर से इधर नोट डाउन कर देंगे, और साथ ही साथ एक कॉलम और बना लेते हैं जरा, पॉसिबिलिटीज का, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब 2001 में जो व्यक्ति पैदा हुआ 21 साल का हो जाएगा 2022 तक, है ना। अब उससे जो 6 साल पहले पैदा हुआ, 6 साल पहले जो पैदा हुआ, 21 और 6 27, है ना। 2 साल पहले जो पैदा हुआ 27 और 2 29, और उससे जो 2 साल पहले पैदा हुआ 29 और 2 31, और ये 4 साल पहले तो 31 और 4 35, और ये 3 साल पहले तो ये कितना हो गया 38। ये इनकी एजेस बन के आ गई 38, 35, 31, 29, 27, 21। ठीक है, अब सबसे पहली लाइन में बोला ये केस नंबर 1 मान लेते हैं, ये केस नंबर 2 मान लेते हैं। एस की एज मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है? ये एक तो 27 है, तो एस या तो यहाँ आएगा, है ना, या फिर एस अपना यहाँ आएगा, और तो कोई 3 का मल्टीपल दिख नहीं रहा मेरे को। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एस एंड ई एज इज 8 ईयर। एस और ई की एज का अंतर 8 साल का है। तो 27 का अगर एस है, तो 27 में या तो 8 माइनस करूं, है ना, 8 माइनस करूंगा तो 19 आएगा, 19 और 8 27, तो 19 तो है नहीं। या फिर 27 में 8 जोड़ दूं, 27 और 8 35, तो ई की एज कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो ई अपना 35 का हो गया। यहाँ पे 21 का है, तो 21 में 8 माइनस करने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि 21 ही एकमात्र सबसे छोटी एज है। तो 21 में 8 ऐड करूंगा 29, तो ई हो जाएगा 29 का, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। तो इस तरीके से दोनों चलेंगे। ठीक है, 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन ई एंड के, ई है तो के अपना यहाँ आएगा, और ई है तो के अपना यहाँ आएगा, दोनों के बीच में एक एक पर्सन आ गया दोनों केसेस में। सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड एम इज इवन नंबर। तो ए और एम की एज का जो सम है ना, वो क्या है? इवन नंबर का सम है। ए और एम की एज का सम इवन नंबर है। ठीक है,
एम वॉज बोर्न बिफोर ए, और एम जो है ए के पहले भी पैदा हुआ है। ए हु वॉज नॉट बोर्न इन 1995, ए जो है 1995 में पैदा नहीं हुआ था, 1995 में पैदा नहीं हुआ। अब देखो एम पहले पैदा हुआ ए के, अगर मैं एम को 38 में रखता हूँ, ए को 31 में रखता हूँ, तो 8 और 1 9, यूनिट डिजिट 9, मतलब ऑड बनेगी, तो मतलब एम और ए का कॉम्बिनेशन 38 31 का पॉसिबल नहीं है। अगर एम को 38 में ही फिर से रखता हूँ और ए को 21 में रखूंगा तो भी पॉसिबल नहीं, कि 8 और 1 9 बनेगा। ठीक है जी। तो एम को मैं 31 में रख सकता हूँ और ए को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तभी इसका इवन एज का जो वो इनका एजेस का समय इवन बनेगा। देखो एक और एक 2 और तीनों 2 5, 52 बनेगा, पॉसिबल है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ए 1995 में आएगा नहीं, तो ए यहीं पे आएगा और एम अपना यहीं आएगा, तो 8 और 1 9, तो ये तो ऑड बनना है, तो ये तो गलत हो गया। तो एक कौन बचा, एस आर, आर बचा, आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, एंड दिस इज द राइट अरेंजमेंट फॉर आवर पजल। आई होप आपने भी ऐसे ही बनाया होगा, और बहुत ज्यादा कोई लेंदी पजल नहीं थी, 1 से 1.5 मिनट की पजल थी, आपने आसानी से बना ली होगी। आप समझ लो कि आपके 4-5 नंबर इस पजल से पक्के हो गए, आपने 1-1.5 मिनट के अंदर बना ली। तो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एस एंड एम, एस और एम की एज का डिफरेंस कितना है। देखो एस 27 का, एम 31 का, 4 साल का है, तो 4 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग ई के पहले हुए हैं उतने लोग किसके बाद हुए हैं, तो ई के पहले एक है तो एस के बाद एक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो कि कैटेगरी बेस्ड पजल है। किसकी पजल है, कैटेगरी बेस्ड पजल है। इसमें भी मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कम से कम 2 मिनट आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन बनाएं और देखें इसका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। ठीक है। 9 पर्सन 9 लोग दे रखे हैं, और वो 9 लोग क्या है कि 3 अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, एचसीएल, टीसीएस, सीटीएस। 3 पर्सन वर्क इन ईच कंपनी, मतलब हर एक कंपनी में 3-3 पर्सन वर्क करेंगे, तो 9 पर्सन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो एचसीएल एक कंपनी हो गई, एचसीएल के बाद टीसीएस हो गया, और फिर अपना हो गया सीटीएस। ये इस तरीके 3 कंपनी हो गई। ठीक है, चलिए ये केस नंबर 1 मान लेते हैं, इसको केस नंबर 2, जरूरत पड़ी तो आगे भी मूव कर लेंगे। एस नीदर वर्क्स इन एचसीएल नॉर वर्क्स इन सीटीएस, एचसीएल और सीटीएस में काम नहीं कर रहा एस, तो एस करेगा टीसीएस में, कंफर्म हो गई ये वाली बात, तो है ना। ठीक है। डब्ल्यू सीटीएस में नहीं कर रहा, और नॉर विद एस, तो डब्ल्यू सीटीएस में नहीं कर रहा, एस के साथ भी नहीं कर रहा, डब्ल्यू कंफर्म है एचसीएल में करेगा। ठीक है, चलिए आगे बोला है जी एंड ए वर्क इन द सेम कंपनी, जी और ए सेम में करेंगे, तो पता नहीं कैसे करेंगे, तो जी और ए के लिए हम प्लस बना के लिख दे रहे हैं, क्योंकि प्लस का मतलब सेम कंपनी में आएंगे दोनों। ठीक है। टी वर्क्स इन टीसीएस, टी टीसीएस में करते हैं, टी अपना यहां आ जाएगा। तो देखो टी जब टीसीएस में आ गया तो जी और ए इधर नहीं आएंगे, क्योंकि ये 4 लोग हो जाएंगे। तो केस नंबर 2 ये बनेगा, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जी और ए या तो यहाँ पे आ सकते हैं दोनों एक साथ, या फिर जी और ए डब्ल्यू के साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, और केस नंबर 2 में पता नहीं कैसे होंगे। ठीक है, तो जी और ए अपना फिक्स हो गया एक सेकंड पॉसिबिलिटी के साथ। टी टीसीएस में काम कर रहा है, ये तो हम कर चुके हैं। के एंड सी वर्क इन डिफरेंट कंपनी, के और सी डिफरेंट में करेंगे। ठीक है, के माइनस सी लिख दे रहा हूं ताकि मुझे पता चले डिफरेंट में करेंगे। तो केस नंबर 1 में के और सी जो होंगे टीसीएस सीटीएस में आएंगे, और केस नंबर 2 में पता नहीं कहां पे आएंगे। ठीक है। के डज नॉट वर्क विद ए, के ए के साथ काम नहीं करता, के और ए डिफरेंट में करेंगे इसका मतलब, तो के और ए डिफरेंट में करेंगे, तो इसका मतलब के इधर नहीं आएगा सीटीएस में, केस नंबर 2 में, तो के टीसीएस या एचसीएल कहीं भी आएगा, पता नहीं, अभी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है। के एंड ओ वर्क इन द सेम कंपनी, तो के और ओ साथ में आएंगे, तो के प्लस ओ बनेगा, के प्लस ओ बनेगा। अब देखो इस लाइन से कैसे फिक्स होगा, के ए के साथ करेगा नहीं केस नंबर 2 में, अगर मैंने टीसीएस में डाल दिया केस नंबर 2 में, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो के अपना यहीं पे आएगा, के और ओ। और के और सी डिफरेंट में करें तो के अगर ये तो सी या तो इधर आएगा या सी अपना यहाँ आएगा, कंफर्म नहीं है ना। अब ऊपर वाले केस में देखो के और ओ यहाँ तो आएंगे नहीं, तो के और ओ यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 हो जाते। और के ए से डिफरेंट करा है, के ए से डिफरेंट है, के सी से डिफरेंट है, सी आ जाएगा यहाँ पे। तो केस नंबर 1 में 3 और 3 6 और 2 8 हो गए, यहाँ पे 3 2 5 2 7 हुए। ठीक है जी। तो के सी अभी केस नंबर 2 में सी पता नहीं कहाँ पे आएगा। जे डज नॉट वर्क विद जी, जे जी के साथ नहीं करा, जे अपना यहाँ पे आ जाएगा। जे अगर जी के साथ नहीं करा, जे अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है। के एंड जे डज नॉट वर्क इन द सेम कंपनी, के और जे सेम में नहीं करे, तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि के और जे तो सेम में आ रहे हैं। अब यहाँ पे के ये गया, जे ये गया, है ना, 3 और 3 6 हो गए, 2 हो गए 8, के और सी भी डिफरेंट में करे, सी अपना यहाँ आ जाएगा। ये भी बन गई, कोई ज्यादा खास पजल नहीं थी, 1 मिनट से 1.5 मिनट की विद इन बन गई होगी ये पजल भी आपका। केस नंबर 2 इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस वन। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यक्ति एचसीएल में काम कर रहा है, एचसीएल में काम कर रहा है डब्ल्यू के ओ, तो डब्ल्यू कर रहा है केवल, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, टी डज नॉट वर्क विद जे, टी जे के साथ नहीं कर रहा, तो टी तो जे के साथ कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है। जे वर्क्स इन सीटीएस, तो जे सीटीएस में कर रहा है क्या, नहीं, जे वर्क में, जे सीटीएस में नहीं कर रहा।
तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। डब्ल्यू एंड ओ डू नॉट वर्क इन द सेम कंपनी, डब्ल्यू और ओ सेम कंपनी में नहीं करते, ये भी गलत है, ये तो सेम में करते हैं इसलिए। सी एंड जी वर्क्स विद ए, सी और जी ए के साथ करें तो ये वाला हो गया ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी ने यही किया होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक दूसरी मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो टेक्स्ट बुक पे अभी ना सेल चल रही है, बहुत शानदार सेल चल रही है, इसमें 90% तक आपको ऑफ मिल रहा है अगर आप इस कूपन का यूज करते हैं, शश का, है ना। आप अगर कोई भी पैक परचेज करते हैं, आप चाहे बैंकिंग इंश्योरेंस का सुपर पैक परचेज करते हैं जिसमें आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस पैक को परचेज करने के लिए, क्योंकि इस पैक में क्या है, आपको सारे फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगे, बैंकिंग के फाउंडेशन, प्लस आपको मेंस का मिल जाएगा, है ना, प्लस आपको इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह सब मिल जाएगा। तो सुपर पैक की ये खासियत है, और कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं, केवल 1300 रुपए में आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, केवल 1300 रुपए में। और ये आपका बैंक, इंश्योरेंस, सारे एग्जाम कवर करेगा जो ईयर में पूरे आएंगे। तो 18 महीने के विद इन आपके जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम आएंगे, आपका ये सारा कुछ कवर कर देगा इस पैक के साथ। टीचर्स बहुत शानदार हैं इसमें, मैं आपको बता दूं कौन कौन से टीचर्स हैं। रीजनिंग के लिए मैं हूं और अर्पित सर हैं, एंड अर्पित सर शायद आपने नाम सुना होगा। इंग्लिश के लिए आपकी संतोष सर हैं इसमें, और हर्षिता मैम है, संतोष सर प्लस हर्षिता मैम। मैथ्स के लिए आपकी नैन्सी मैम है और गोपिका मैम है, नैन्सी मैम एंड गोपिका मैम। और जीए के लिए मैं आपको बता दूं इसमें कौन है, पुष्पक सर हैं प्लस प्रिया मैम है। तो फैकल्टीज तो बहुत शानदार शानदार है, आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। एक बार आप लोग पढ़ के जुड़िए हम लोगों के साथ और पढ़ के देखिए। अगर आप आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जीएसपी मतलब इसमें हम आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन गारंटीड वे में होगा ही होगा। इसकी प्राइस केवल 1299 है अगर आप इस कोड का यूज करते हो तो। अगर आप एसबीआई पीओ का ही बैच लेना चाहते हैं पर्टिकुलर तो 849 का है। एनआईसीएल का करो या आईबीपीएस, मतलब सबका अलग अलग दे रखा है। बट रादर देन परचेजिंग डिफरेंट डिफरेंट पैक, अलग अलग पैक लेने से अच्छा एक इंश्योरेंस सुपर पैक ले लो, इसमें आपके सारी प्रिपरेशन कवर हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी तरफ से था, अगर आप इस कोड का यूज करते हो शर्ष। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू कि कैसे परचेज करना है, क्या करना है। 9045232735, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, अगर आपको केवल रीजनिंग ही पढ़नी है, अगर आपको केवल रीजनिंग का ही बैच लेना है, फाउंडेशन अगर आपको अपना मजबूत करना है रीजनिंग का, तो आप रीजनिंग का भी ले सकते हो जिसमें आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा इस कोड को यूज करके, शश को यूज करके, SHASH। अगर आप केवल रीजनिंग का ही फाउंडेशन लेना चाहते हो, जिसमें आपको अर्पित सर मिलेंगे रीजनिंग के लिए और मैं मिलूंगा, अर्पित सर और शशांक सर, हम दो लोग मिलेंगे, इसमें आपको रीजनिंग कवर कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपनी अगली पजल पे। अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई जो कि वेरिएबल बेस्ड है और सर्कुलर है। तो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि 2 से 3 मिनट आप इसमें भी इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं मजा आएगा इस पजल को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। 6 पर्सन FGHIJK, 6 लोग हैं FGHIJK आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक केस और बनाते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग क्या है, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। सभी लोग कहाँ कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। और ईच ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग एज के हैं, 19 29 43 54 64 और 72, ठीक है। अब सबसे पहले बोल रहा है द वन हुज एज इज 54, जिसकी एज 54 है वो थर्ड राइट में है आई के। अब सेंटर में कर रहे हैं तो आई को यहाँ रख लूँ, है ना, और 54 वाला 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सब अलग अलग एज के हैं इसलिए। अच्छा, वन पर्सन आई और जी, या तो लेफ्ट से राइट से, तो आई और जी के बीच में एक या तो ऐसे बनेगा या फिर आई और जी के बीच में एक ऐसे बनेगा, और 54 तो अपना कंफर्म अपना यहाँ पे है ही, ठीक है। जी एंड द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी 83, मतलब जो जी के इमीडिएट राइट में है और जी है, उन दोनों की एजेस का जो सम है ना वो 83 है। तो जी तो ये गया केस नंबर 1 में, और जी के इमीडिएट राइट में 54 है। तो 83 में से अगर मैं 54 ऐड, सॉरी 83 सम बनाना है ना, 54 एक ऑलरेडी है तो 54 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 13 में से 4 गए 9 और 29, तो जी का हो जाएगा 29। तो क्या 29 एज अवेलेबल है कहीं पे, हाँ 29 अवेलेबल है। तो जी और जी के इमीडिएट राइट में जो बैठा है उन दोनों का एज कितना हो गया, 83 हो गया। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा 83 बनाने के लिए, यहाँ से मेरे को कॉम्बिनेशन उठाने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन उठाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो 72 में 83 बनाने के लिए 11 की जरूरत पड़ेगी, नहीं है। 64 में 83 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी मुझे, 19 की। तो 64 और 19 बन सकता है ना, 19 और 64 बन सकता है। अच्छा,
54 और 29 बन नहीं पाएगा, क्योंकि 54 तो यहाँ पे है, वो इधर बन गया, यहाँ नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पे जी की 54 कर नहीं सकता, 29 करूंगा तो जी के इमीडिएट में यहाँ पे 54 आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो 64 और 19 तो मुझे समझ में आ रहा है, 43 और 43 में 40 जोड़ूंगा तो 83 बनेगा, जो कि नहीं है, और 20 19 बन नहीं सकता। तो यहाँ पे एक ही चीज हो सकती है कि जी अपना या तो 64 का होगा या 19 का होगा, और सिमिलरली यहाँ पे जो जी के मिनट में होगा वो 64 या 19 का होगा, तभी 83 इनका एज का सम बनेगा। ठीक है। एफ जिसकी एज 54 नहीं है वो दो राइट में है जिसकी एज 29 है। 29 ये क्या, दो राइट में है किसके, एफ दो राइट में है, एफ है ना, एफ जिसकी 54 एज नहीं है वो दो राइट में है जिसकी 29 के दो राइट में एफ यहाँ पे आ गया, और एफ की एज 54 नहीं है। अब एफ 54 है नहीं, एफ यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, एफ यहाँ रखूंगा तो देखो 54 के दो राइट होगा, तो एफ इन चार जगह से कैंसिल हो गया। अब एफ को यहाँ रखता हूँ तो 29 यहाँ आएगा, और एफ को यहाँ रखता हूँ तो 29 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो एफ अपना कंफर्म यही बनेगा, और 29 एज वाला अपना कंफर्म यहाँ पे बनेगा। तो एफ की एज, एफ दो राइट में हो गए 29 के। ठीक है, यहाँ पे 54 में उसने मना किया था। जे इमीडिएट लेफ्ट में है जिसकी 29 एज है, तो 29 एज ये गई तो जे इसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो जे अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और 29 ये गया तो जे इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे बन गया। ठीक है, चलो, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ जे एंड एफ इज 8। जे और एफ की एज का अंतर 8 साल का है। जे ये गया, एफ ये गया, यहाँ पे जे ये गया। अब 19, अगर यहाँ पे जे की एज 19 मानी तो 19 में 8 माइनस करूंगा 11 नहीं है, और 8 जोड़ूंगा 27 नहीं है। तो यहाँ पे जे की एज मेरे को समझ में आती है कि जे की एज 64 होगी। जे की कितनी होगी, 64 होगी। और अगर जे की 64 होती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी की 19 होगी। जी की कितनी होगी, 19 होगी। ठीक है, अच्छा, अगर जे की 64 हो गई तो जे और एफ की डिफरेंस कितनी है, 8। तो 64 में 8 माइनस करूंगा 56, जो कि नहीं है, और 64 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं, 64 में 8 ऐड करता हूं 72, जो कि है, तो एफ की एज हो जाएगी 72। तो जी और एफ का अंतर 72 का हो गया। यहाँ पे 8 साल का अंतर मतलब 64 72 में ही दिख रहा है, और कहीं पे नहीं दिख रहा मेरे को, और कहीं पे नहीं दिख रहा। तो जी और एफ 64 72 के होंगे यहाँ पे भी, केस नंबर 1 में। ठीक है, एच की एज 11 ज्यादा है, केस है। अब देखो जे जी, एच की एज 11 ज्यादा है, केस है। 11 का 29, 11, ये 43 और 54 में 11 का दिख रहा है कि 19 11 30, 29 11 40 है नहीं, तो 11 केवल 43 और 54 में दिख रहा है। ठीक है, तो जे की, एच की एज 11 ज्यादा है, केस है। तो एच की एज 11 ज्यादा है, केस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के होगा 54, एच होगा 54 और के होगा 43 का। ठीक है, तो अब एच हो गया कितना, 54 का, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में एच आ जाएगा यहाँ पे, और के की 43 है तो के 43 अपना यहाँ पे आएगा। तो ये वाला केस तो पूरा बन गया। यहाँ पे के 43 यहाँ पे आ जाएगा, के 43 ऐसे हो गया। ठीक है, अब एफ और जे का पता नहीं चल रहा अभी कैसे होगा। जो इमिडिएट लेफ्ट में है के डज नॉट हैव इवन नंबर ऑफ एज, के इमिडिएट लेफ्ट में इवन नंबर ऑफ एज नहीं है, तो के इमिडिएट लेफ्ट में इवन नंबर ऑफ एज नहीं है ना, तो के इमिडिएट लेफ्ट में इवन नंबर ऑफ एज नहीं है, तो उसने मुझसे कहा कि द डिफरेंस बिटवीन जे और एफ 8, जे और एफ का डिफरेंस 8 है। तो जे और एफ का डिफरेंस 8 है, तो 8 का मतलब देखो क्या हो गया, 72 और 64 से हो रहा था, तो यहाँ पे रखूंगा तो अभी 64 72 कुछ भी रखूंगा इवन आएगा, तो पॉसिबल तो है नहीं, तो केस नंबर 1 इज गलत। ये वाला केस आपका सही जाएगा, केस नंबर 2, जिसमें आपको सब पर्सन की एज और पर्सन पता चल गए। तो आराम से ये पीओ लेवल पजल थी, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में आपको देखने को मिल सकता है। ये लेवल 2-3 मिनट में आपकी आराम से बन जानी चाहिए पजल। ठीक है, कौन सा व्यक्ति सेकंड राइट में है जिसकी 72 एज है, 72 एज किसकी है, एफ की, सेकंड राइट जी 19, तो ये गलत, ये गलत, 19 सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एच और एफ की एज का सम, तो 72 और 54, 4 2 6 7 5 12, तो 126, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट, अगली पजल, और ये आई शुड से सिटिंग अरेंजमेंट आप सभी के सामने ये क्या, जो कि लीनियर रो के बेसिस पे है, और इसमें साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल दे रखें कि अलग अलग वर्ड्स लाइक करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3 मिनट इसमें भी आप अपना इन्वेस्ट करें और बना के देखें क्या बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बन सकता है। 7 person E F G H I J K are standing in a linear row and they all have different words, parrot, crow, pigeon, sparrow, dove, cuckoo and बुलबुल। इस तरीके से है, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सॉरी, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
दो पर्सन स्टैंड कर रहे हैं एच और बुलबुल के बीच में, बट नाइदर ऑफ देम इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, लेकिन दो पर्सन है ना, एच एंड द वन हु इज बुलबुल। तो एच एक और एक दो, एच और बुलबुल में दो लोग ऐसे बन गए, तो कितने हो गए, दो और दो चार, दोनों में से कोई कोने पे है नहीं, तो एक यहाँ पे बना दूं पांच और एक यहाँ पे बना दूं छह, सातवां या तो यहाँ आएगा या सातवां यहाँ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बुलबुल लेफ्ट में भी हो सकता है, तो बुलबुल और एक दो, एच और एक यहाँ खींचेगा और एक यहाँ खींचेगा, तो दो दो चार दो छह। अब सातवां पर्सन कहाँ बनेगा पता नहीं, लेकिन ये छह लोग तो आसानी से कंफर्म हो गए, ठीक है। बुलबुल सेकंड लेफ्ट में ई के, अब बुलबुल अगर सेकंड लेफ्ट में ई के तो सातवां पर्सन यहाँ बनेगा और ई के सेकंड लेफ्ट हो गया, यहाँ पे ई अपना यहाँ आएगा और बुलबुल सेकंड लेफ्ट में ई के ऐसे बनेगा, ठीक है। जितने लोग ई के लेफ्ट में उतने क्रो के राइट में है। अब देखो ई के लेफ्ट में मत काउंट करो केस नंबर में ना, बहुत काउंट करना पड़ेगा, आप इसका रिवर्स कर दो, ई के राइट देख लो, ई के राइट में जीरो है ना, तो क्रो के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे जीरो, तो क्रो आ जाएगा अपना यहाँ पे, क्रो आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे देखो एक दो तीन, तीन छह है, अगर मैंने सातवां यहाँ मान लिया तो इसका जो आपको बोला उल्टा कर दो, ई के राइट में कितने हैं दो, है ना, तो क्रो के लेफ्ट में दो तो नहीं बनेंगे, है ना, तो इसका मतलब जो सातवां पर्सन आएगा, सातवां पर्सन कहाँ बनेगा, सातवां पर्सन बन जाएगा यहाँ पे। अब ई के लेफ्ट में एक दो तीन या ई के राइट में तीन, तो क्रो के राइट में भी तीन आएंगे, तो क्रो अपना ई में ही आएगा, क्रो अपना ई में ही आएगा। ये इस तरीके से सातवां पर्सन यहाँ पे फिक्स हुआ है, ठीक है। चलो, वन पर्सन स्टैंड बिटवीन द वन हु इज पैरट एंड जी, जी हु इज स्पैरो, ठीक है। पैरट और जी में एक आएगा, अब पता नहीं ये लाइन कैसे कंप्लीट होगी, इसको लिख लेते हैं, पैरट और जी में एक व्यक्ति आएगा, ठीक है, इस तरीके से ए पैरट एंड जी, जी हु हैज स्पैरो, और जी पे क्या है, जी के पास स्पैरो है, जी के पास स्पैरो है, ठीक है। जी एंड पे नहीं आएगा, और जी के लिए ये भी बोला है कि जी कोने पे नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो जी को फिक्स करते हैं, क्योंकि जी ना कोने पे नहीं आ रहा और जी के पास स्पैरो है, तो यहाँ तो ई है और यहाँ जी आएगा नहीं, तो एक और एक दो ये कैंसिल, जी एक दो तीन में से आ सकता है। अगर जी को मैंने यहाँ रखा सपोज, तो जी स्पैरो आ जाएगा, लेकिन जी और पैरट में एक नहीं बन पाएगा फिर, तो जी यहाँ से कैंसिल। जी को यहाँ रखता हूँ, जी स्पैरो, तो पैरट यहाँ आ सकता है और पैरट यहाँ आ सकता है, और जी को यहाँ रखा तो पैरट यहाँ आ सकता है, तो मतलब अभी केस नंबर वन में तो पॉसिबल नहीं है कि जी को मैं फिक्स कर पाऊँ। यहाँ पे इस कोने से कैंसिल, इस कोने से कैंसिल, यहाँ पे जी को रखूंगा तो यहाँ पे पैरट नहीं आ पाएगा, तो एक दो तीन जगह से कैंसिल, जी अपना केवल यहाँ पे बनेगा इस केस में, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, स्पैरो, ठीक है। अब स्पैरो यहाँ पे गए, जी और पैरट में गए, जी अगर ये तो पैरट या तो यहाँ आएगा या पैरट अपना एच में आएगा, कंफर्म नहीं हो पा रही है ये वाली चीज, होल्ड पे रखते हैं। पैरट हु द वन हु हैज पैरट इज नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू द वन हु हैज बुलबुल, पैरट जो है बुलबुल के पास नहीं आएगा, ये बोल दिया है उसने, तो स्पैरो ये गया जी स्पैरो, तो पैरट यहाँ नहीं आएगा, बुलबुल के पास नहीं आएगा, तो पैरट अपना आ जाएगा एच के पास, पैरट कहाँ पे आ जाएगा, एच के पास, तो पैरट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा कि जैसे जी को यहाँ रखा, तो जी को यहाँ तो रख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि जी और पैरट में एक नहीं बन पाएगा, जी को यहाँ रखा तो पैरट यहाँ नहीं आ सकता, बुलबुल के पास मना करा है, तो पैरट एच में आएगा, और जी को यहाँ रखा तो पैरट कंफर्म यहीं आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो जी अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा स्पैरो के साथ, और पैरट अपना यहाँ पे आएगा एच के पास, कंफर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन अपनी फिक्स हो चुकी है, ठीक है जी। एफ हु डज नॉट हैव पिजन एंड इज स्टैंडिंग थर्ड राइट ऑफ जे, एफ के पास पिजन नहीं है, एफ के पास क्या नहीं है, पिजन नहीं है, और तीन राइट में है जे के। अब एफ अगर तीन राइट में है जे के, तो मतलब कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, और एफ के पास क्या नहीं है, पिजन नहीं है, एफ के पास क्या नहीं है, पिजन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अगर जे को मैं फिक्स कर दूं, यहाँ तो क्रो है, जे को यहाँ रखा तो एक दो तीन, एफ नहीं आ पाएगा, अच्छा जे यहाँ आएगा नहीं, और जे को यहाँ रखूं तो एफ नहीं आएगा, और जे को रखूं तो एफ नहीं आएगा, तो जे अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, और एक दो एफ अपना यहाँ आएगा, और एफ में कौन नहीं आएगा, पिजन नहीं आएगा, ठीक है, नहीं रखेंगे पिजन को। अब यहाँ पे जे आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि एफ नहीं आ पाएगा, तो इन तीन जगह से जे कैंसिल, जे को यहाँ रखता हूं तो एक दो एफ नहीं आएगा, तो जे अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, और एक दो एफ आ ही नहीं पाएगा, तो केस नंबर टू तो गलत हो गया। अब केस नंबर वन पे ही देखना है क्या होगा, जितने लोग के और जी में है उतने जी और डब में है, के जी और जी डब में। अब देखो ना, एच जे जी एफ ई, अब उसने बोला के जी और जी डब में से के एफ के पास आएगा नहीं, तो के अगर एफ के पास नहीं है तो के को मैं यहां रख सकता हूं, और के और जी में कितने बन रहे हैं, देखो के और जी में दो हो रहे हैं, तो जी और डब में दो बनेंगे, तो एक दो डब अपना ई में आ जाएगा, है ना, क्योंकि इधर तो डब आ नहीं सकता था। एफ पे पिजन है नहीं, तो पिजन ले जाएगा जे, पिजन कौन ले गया, जे ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच पे पैरट, के पे क्रो, जे पिजन, जी स्पैरो, बुलबुल हो गया। अब बुलबुल के बाद एक कौन है, कुकू, तो कुकू आ जाएगा एफ में, कुकू आ गया एफ में, है ना, तो ई एफ एच
EFGHJK कौन बचा? आई आ जाएगा बुलबुल में। तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। ठीक है जी, चलिए। तो आई होप आपको आज की पजल्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वही वाली बात, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने नेटवर्क्स में, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लास को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।